तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के लिए साइंस का मॉडल सेट, जो कि 2024-25 का भले ही है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आने के कारण इसे पढ़ने से बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, 2026 के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग 2025 का विज्ञान का मॉडल सेट। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आने वाले आगे की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास किया जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, किस तरह से करते हैं। ठीक है, बोल रहा है खरपतवार, यानी कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, यानी कि किस तरह से खरपतवार है जो इफेक्ट करता है। खरपतवार कहते किसे हैं, किसी खेत में मुख्य फसल के अलावा उग जाने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे धान है, उसके बीच में घास उग रहा है या फिर कोई भी पौधा उग रहा है, वो क्या कहलाएगा, खरपतवार कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, पौधों को फसल से बढ़ने पहले ही मार देता है, गलत बात है। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है, गलत बात है। फसलों यानी पौधों में विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, ये बात सही है। ठीक है, यानी कि फसल जो है, मेरा मुख्य फसल यहाँ पे जो लगेगा, उसके साथ अगर मान लो अवांछित पौधा यानी कि दूसरा कोई पौधा आएगा, तो पोषक तत्व तो उसके साथ भी बंटवारा कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, धान या फिर जो भी मुख्य फसल है वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ जो पोषक तत्व का जो ये रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि पोल्ट्री फार्म, यहाँ देखो ध्यान से, पोल्ट्री पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है वाइट लेग हॉर्न। ठीक है, एक पक्षी की प्रजाति है, विदेशी नस्ल है, जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइट लेग हॉर्न कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। कौन सी प्रजाति बोल दिया है, इतालवी प्रजाति। ठीक है, तो ये मधुमक्खी की प्रजातियां हैं ये चारों। ठीक है, तो इनमें से इतालवी प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा इसका आंसर हो जाएगा ये सही। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है कि बारूद क्या है। तो बारूद क्या है, बारूद इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ढूंढेंगे ऑप्शन में। ठीक है, बारूद तो ऐसे बम वगैरह फटाका वगैरह बनाने वाला क्या है, एक पदार्थ, एक तत्व है। ठीक है, लेकिन इसमें लोग देखेंगे कि वो क्या है, तत्व है, मिश्रण, यौगिक है या मिश्रण है। तो ये फिलहाल क्या यहाँ हम लोग मानना है, ये मिश्रण है। ठीक है, इसमें दो चार चीज़ों को मिलाया जाता है और विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, तो बारूद क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विभिन्न विधियों से, क्या कह रहा है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड को नमूने के कॉपर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई जाती है, इसमें इस नियम की पुष्टि करता है। देखिए, कोई भी ये है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला है, या फिर कोई भी फॉर्मूला बोल दे, जैसे H2O। ठीक है, तो इसमें जो भी रहता है ना, ये हमारा क्या है, 2 अनुपात में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना अनुपात में, 1 अनुपात में। तो ये अनुपातिक जो बताता है वो कौन से फॉर्मूला, मतलब किस चीज़ को वो प्रूव करता है, स्थिर अनुपात के नियम को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये तो नॉमेरिकल है, ध्यान से समझना। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल ज्ञात करें। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इससे हम लोग चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा दूरी है, एक साइड क्या दिख रहा है, एक साइड पूरा तरह से दूरी दिख रहा है इधर, ठीक है। एक दूरी बढ़ता जा रहा है और इधर से क्या है, समय बढ़ रहा है, ठीक है। जितना दूरी जा रहा है उतना ही समय, देखिए रेशियो एकदम सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, अच्छा डिस्टेंस नहीं, स्पीड का फॉर्मूला पूछा, यहाँ पे चाल पूछा, ठीक है। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल ज्ञात करें। यानी कि चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसका देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, किसी एक को भी उठा लेते हैं। मान लीजिए हम इसको उठाएं क्या, 32 और 4 को, तो 32 अपॉन 4, यानी कि 4 8 जा 32, यानी कितना आएगा इसका आंसर, सी, 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहला वाला से भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे शुरू में 8 है और बट्टा में उसका समय कितना है, 1 है, तो एक एक के पढ़ा में 8 बार में आता है कितना, 8, तो इतना 8 ही हो जाएगा। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 8 16, यानी कि टोटल सब में क्या आएगा, 8 आएगा। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान जो वृत्तीय गति होता है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है एक समान वृत्तीय गति, मतलब कोई लड़का है या फिर कोई भी है जो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर रोड पे वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, यानी कि दोनों नहीं बदलता है, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, यानी कि दोनों क्या होता है, बदलता है, इस तरह से करके पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाल अचर और वेग चर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो एक रसोई का घर है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ये तो सही है। लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं हैं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क, ये भी सब सही है। बट ये देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर नहीं है, ठीक है। कोशिका का रसोई घर है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक कहते हैं, हरित लवक या हरित लवण कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट एक एक ये कलर वाला भाग होता है, जिससे पेड़ पौधा को रंगों की प्राप्ति होती है, जैसे फूल में अनेक प्रकार के रंग पाए जाते हैं, वो सारा चीज आता है क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। बोल रहा है पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि पौधे के जो, पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, पेड़ जो होता है, मान लीजिए पेड़ है, इसका जो जड़ है, ठीक है, ये सारा, इसमें जो होता है पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को करते हैं, क्या करते हैं, विसरण करते हैं, अंतः शोषण करते हैं, परासरण करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उपयुक्त सभी है। ये क्या करता है, परासरण करता है, क्या करता है, परासरण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन संबंधित है, इनमें से हम लोग देखेंगे। यह बोला है यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, ये सही होगा। या फिर देखते हैं, यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों में एक सामग्री का परिवहन करता है, यह ऊर्जा का स्थल होता है। ये देखिए, ये ऊर्जा उत्पादन का एक स्थल होता है, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो ऊर्जा यानी एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला कोई शख्स है, तो वह है रदरफोर्ड, ठीक है। इसने गोल्ड फॉयल का प्रयोग करके नाभिक का खोज किया था, यानी कि एक सोने की पन्नी में अल्फा कण को स्कैटर करवाया था, पास आउट करवाया था। तो कुछ ऐसा हुआ था कि सब सीधा सीधा पास कर गया, और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो ऐसे आए और टेढ़ा हो गए, कुछ ऐसे आए और वो सीधा ऐसे मुड़ गए पीछे की तरफ। यानी कि इससे ये पता चला कि बीच में ऐसा कोई तो शक्ति है जो इसको, बीच में कोई तो है
जिस बच्चे को डरा रही है तो हमारा, यानी कि बीच में ऐसा कुछ तो है जो इसको वापस कर दे रही है, इसको स्कैटर कर दे इधर उधर, वो उसी का नाम यहाँ पे रखा गया क्या, नाभिक रखा गया, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साहब ने, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं। ध्यान से समझना, एक बार में समझ जाओगे। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसमें, जब भिन्न हो, जैसे हम लोग देखते हैं आर्गन और कैल्शियम, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या हो इसमें, अच्छा इसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग का सेम रहता है, यहाँ 40 रहता है इसका, ये भी 40 रहता है, ये 20 रहता है, और ये आर्गन कितना रहता है, आर्गन 18 में आता है, ठीक है, और ये 20 में आता है। इसका देखिए, ये इसका परमाणु द्रव्यमान ही सेम है, इसका परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, ये 18 है, ये 18 और ये 20 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संभारिक बोलते हैं, जिसका भार सेम हो, यानी परमाणु द्रव्यमान ऊपर में लिखा जाता है, तो जिसका भार सेम हो से हम लोग संभारिक कहते हैं, और जिसका भार ही अलग हो, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग भार बोलते हैं, यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो द्रव्यमान जब भिन्न हो उसको हम लोग संभारिक नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा समस्थानिक होगा। यानी कि जिसे हम लोग कार्बन का देखते हैं, कार्बन कार्बन का देखते हैं, कार्बन आता है कितना में है, 12 में आता है, ठीक है, कार्बन 6 में आता है, कितना में, 6 में आता है, 6 में आता है, इसका परमाणु संख्या 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा परमाणु, लेकिन इसका कभी कभी द्रव्यमान 12 और कभी क्या होता है 14 होता है, ठीक है। इसलिए जिस वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो वे कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कक्षा 3 यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान समझना, ये इसमें चलता है 2n², यानी कि ये नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर द्वारा दिया गया एक थ्योरम था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है वो 2n² के बराबर होता है। यानी कि अगर पहला कक्षा में है तो n की जगह पे क्या पुट करना है, 1, अगर n में अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, ठीक है, ये होता था l। और देखिए दूसरा कक्षा में होता है KLM, अच्छा पहला कक्षा को हम लोग K बोलते थे, K, दूसरा को हम लोग बोलते थे, दूसरा में अगर हम लोग कहेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, जिसको L बोलते थे, KL। और तीसरा में अगर हम तीसरा में देखें तो क्या रखना है, 3 रखना है, तो n का स्क्वायर 3 3 9 दूनी कितना हो जाता है, 18 होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, M कहते थे, ठीक है। तो हम लोग देखें तीसरा कक्षा में कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो हम लोग कितना रखना पड़ेगा, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बोला यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो, देखिए क्या होता है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान, यानी कि जिसका इसका जो मास है, यानी कि जिसका जो m है वो कितना है, 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, और उस वस्तु पे कितना बल लगा रहा है, यानी कि फोर्स इस पे लग रहा है 1 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, यदि गति करने स्वतंत्र है तो, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र है तो 1 kg द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह कितना हो जाएगा, इसका एक और कितना हो जाएगा, देखिए इसका होता है फॉर्मूला F क्या होता है, MA होता है, ठीक है। तो इसमें जो F है वो फोर्स कितना है, 1 है, ठीक है, बराबर M कितना है, यानी मास कितना है वो भी 1 है, तो कितना लिखेंगे, 1 गुणा में 1 है वो A हो जाएगा। अब A को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा बराबर 1 हो जाएगा, और A क्या है, त्वरण है, त्वरण कैसा है, मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना, 1, 1 को A से गुना किया तो A हो गया, और 1 इसका आया वैल्यू, तो ये हो जाएगा D, ठीक है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब आगे देखते हैं, जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण क्या होता है, अब समझो, जड़त्व किसी वस्तु में होता है तो गलत बात, ये सभी वस्तुओं में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, ये सही बात हो जाएगा, किसी भी वस्तु में नहीं होता ये तो बिल्कुल गलत, केवल गतिशील वस्तु में होता है ये भी गलत बात है, ठीक है। जड़त्व न्यूटन का फर्स्ट
है ना। न्यूटन का पहला गति नियम को परिभाषित करता है जड़त्व, ठीक है। और न्यूटन का पहला गति नियम करता है किसी भी वस्तु में बल लगाने पर उसकी अवस्था में क्या होता है, चेंजेस लाता है, यानी कि परिवर्तन लाता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। ये कहता है न्यूटन का पहला गति नियम। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोला है किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। अब यहाँ ध्यान समझना, यह भी एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बढ़िया से। चल आगे अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 6 kg द्रव्यमान, इसका मतलब क्या हुआ, 6 kg द्रव्यमान मतलब एम का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 kg है, ठीक है। उसके बाद बोला है गेंद का त्वरण उत्पन्न करता है, कितना त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कितना उत्पन्न करता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। थोड़ा पेन छोटा ले लेते हैं, छोटा ही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बोला है कितने बल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग को पता है एफ बराबर होता है एम ए होता है, ठीक है। तो एम कितना है, देखो 6 है गुने ए कितना है, 4 है, और 6 चौका कितना होता है, 24। 24 और बल है तो कितना हो जाएगा, न्यूटन हम लोग लिख देंगे। अरे बाबा कहाँ चल गए हम लोग, हाँ यहाँ पे है, देखिए 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, जाइलम किससे बनता है ना। तो जाइलम किससे बनता है, जाइलम जाइलम पौधों में पाए जाने वाला उत्तक का नाम है, ठीक है। तो वो बनता है क्रिकेट्स और वाहिनियाँ, ये दोनों से बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, ठीक है। ये जाइलम क्या होता है, पौधों में पाए जाने वाला उत्तक होता है, ठीक है, जो जड़ जड़ से और पौधों के तनों से पानी का आवागमन करता है, यानी जल का आवागमन करता है, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, टेंडन दो चीज होता है, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट, ठीक है। टेंडन वो होता है जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, यानी कि एच हड्डी को मांस से जोड़ देगा, ठीक है। और लिगामेंट वो होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं, टेंडन कहते हैं हड्डी को मांस से जोड़ने वाले। तो यहाँ देखो टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है, तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से, गलत बात, एक मांसपेशी को हड्डी से, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की दुर्घटना में शिकार हो जिससे हाथ की दोनों हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो यहाँ देखो दोनों हड्डी क्या हो गया, इसका निकल चुका है, ठीक है। दोनों हड्डी अगर निकल चुका है तो एक बात बताओ, दोनों हड्डी निकल जाने मतलब हड्डी हड्डी निकल जाने से हम लोग क्या कहते हैं, उसको लिगामेंट का क्षति कहते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंडन का टूटना होगा, नहीं होगा। कंकाल के मांसपेशी का उत्तक का टूटना नहीं होगा, लिगामेंट का टूट जाना होगा, क्योंकि यही है जो हड्डी और हड्डी को अलग करता है। हड्डी से हड्डी टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट का नुकसान होना कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग 21 देखते हैं, किसी तत्व में परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु संख्या क्या हो गया। ध्यान से समझना, ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे बोला ना परमाणु द्रव्यमान बोला है। परमाणु द्रव्यमान को अगर हम लोग मान लो क्या लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान मतलब मास लिखते हैं हम लोग कितना, 23 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, 23। और बोला है 12 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना उसमें 12 है। तो क्या बोला है, परमाणु संख्या, यानी कि मान लेते हैं पी। तो हम लोग पी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने से द्रव्यमान संख्या निकलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर लिख देते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं 12 प्लस प्रोटॉन और ना इलेक्ट्रॉन, दोनों नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पी लिखेंगे। अब ये 23 इधर है प्लस में, 12 इधर है प्लस में, ठीक है। अगर ये 23 हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये 12 प्लस में इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, -12 बराबर पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 23 में हम लोग 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, बचेगा 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 11 सही हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 सेंटीग्रेड, कितना 300, अच्छा केल्विन में, सेंटीग्रेड नहीं है। अच्छा 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का मान क्या होगा। ध्यान देना, 300 सेंटीग्रेड जब 300 केल्विन में रहेगा ना और सेंटीग्रेड में बदलने के लिए बोलेगा तो हम लोग 273 से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 डिग्री है ना सेल्सियस हो जाएगा, यानी सेंटीग्रेड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, 96, क्या है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 96 ग्राम जो दिया गया ना वो हमारा मास है, 96 ग्राम, ठीक है, 96 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद मोलों की संख्या बोला, पहले ये हम देखेंगे कि इसमें है क्या, कार्बन है। अब कार्बन का जो होता है ना मोलर मान, वो क्या होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन जितना मात्रा लगभग उसका दुगना होता है उसका मोलर द्रव्यमान। कार्बन एक क्या है, परमाणु है, इसका कितना हो जाएगा, अगर ये 6 में है, इसका 6 में आता है तो इसका कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। जो कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलर द्रव्यमान को। अब देखिए जो ये कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 96 है, अपॉन जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा कार्बन का वो हो जाएगा 12, 12 ठीक कितना होता है 96, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मोल, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, बस समझो, दो कणों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनकी दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है या फिर वर्ग के समानुपाती या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ये समझो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है दो कणों के बीच का, जो एफ होता है, जो एफ होता है कैपिटल एफ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या तो फिर आर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो रहा है कि फॉर्मूला अगर गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो उसके दूरी का क्या होता है, तो दूरी ये है, तो दोनों के बीच की दूरी दर्शाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, डी से नोट करेंगे, कोई पिंड यहाँ पे है कोई पिंड यहाँ पे है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर होता है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब वो जो नीचे हो जाएगा, ठीक है, जो रेशियो में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती अगर ऊपर ऊपर रहता है, ठीक है, तो वो होता है समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। बात समझो, ठीक है, बोले है दुगनी पर हो, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा जो यहाँ पे था, ठीक है, ये अब ध्यान समझना, लगभग वही चीज है। क्या होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण, हम लोग जानते हैं कोई भी पिंड का जो वैल्यू होता है गुरुत्वीय त्वरण का वो क्या होता है, 9.8 होता है, ठीक है। और वो बोल रहा है दुगनी हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, और दुगनी हो डी स्क्वायर, यानी कि 2 का दुगनी बोला है ना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दुगनी बोला है, दुगनी कर दिया जाए, यानी कि मान लो पहले 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अगर उसको दोगुना कर दे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.45 आएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बोला किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, देखो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है तो किसके बराबर होता है वो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना, पदार्थ का घनत्व परमाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, देखिए लीनियस द्वारा, ठीक है, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो इसमें क्या चला था ना, द्विपदी चला था, यानी कि दो नामों का
युग चला था उस टाइम पे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण यानी कि जीवों को बांटने के लिए कौन सा ये इकाई है, यानी किस तरह से हम लोग जीवों को बांट सकते हैं। तो हम लोग उसके प्रजाति के हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है, ध्यान से समझना। दो तरह के पौधे पाए जाते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियो और जिम्नोस्पर्म। तो याद रखना एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। हम याद रखने का एक तरीका बताते हैं, याद हो जाएगा डाक से। जिम का मतलब होता है, जिम से याद रखना जिम करने वाले लोग। और जिम करने वाले लोग जब जाते हैं ना, तो जिम करते वक्त वो लोग शर्ट नहीं पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह, मतलब शॉर्ट्स में ही वो लोग जिम करते हैं। यानी कि मतलब बंद नहीं रखते वो लोग, ठीक है, खोल के रखते हैं अपना शर्ट वगैरह। तो उससे हम लोग याद करेंगे कि जिम जिम में क्या करते हैं लोग, खुला खुला टाइप से रहते हैं और जिम करते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो जिम जो होता है जिम्नोस्पर्म, उनके बीज बंद होते हैं, और एंजियोस्पर्म जो होते हैं बीज खुले होते हैं। तो यहाँ एंजियोस्पर्म कहा है यानी कि खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बंद, फल के बंद बीज, ये नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा अ, फूल की उपस्थिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल की उपस्थिति एंजियोस्पर्म में हो जाएगा, ठीक है। फल में बंद बीज, अच्छा ये गलत हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा, सुनो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो खुला होता है। तो यहाँ पे एनजीओ का बात किया है, तो यानी कि यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फल में बंद बीज, ठीक है। ये तो खुला नहीं बोल रहे, हम जिम से समझा रहे थे कि ये खुला होना चाहिए, तो ये क्या बोला, फल में बंद बीज, यानी कि एंजियोस्पर्म, इसी का बात चल रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा आता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये चूना है, ये पानी है, इसको मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, अपने सिर पर 20 केजी, यानी कि इसका जो बक्से का जो वजन है वो कितना है, 20 केजी है, ठीक है, 20 केजी है। हाँ 20 केजी, 20 केजी, ठीक है। उसके बाद बोला प्लेटफॉर्म पर कितना चलता है वो, 10 मीटर चलता है, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 मीटर है ना, 10 मीटर चलता है। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है कि क्या है, हाँ, काम का W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीखना है, एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब हम लोग को एफ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन एफ हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। एफ डब्ल्यू बराबर, और एफ बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ बराबर होता है एम ए, क्या होता है, एम ए। लेकिन ए हम लोग तब लेंगे जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो, लेकिन यहाँ ऊंचाई का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण शामिल करेंगे, जी, है ना। उसके बाद क्या शामिल होगा, एस, उसके बाद क्या होगा, कोस थीटा होगा, ठीक है, कोस थीटा। अब देखते हैं एम कितना है, तो एम है हमारा 20 केजी, 20 केजी इंटू जी का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 इंटू, अब जो एस का वैल्यू वो भी कितना है, 10 है, फिर इंटू 10 है यहाँ पे, ठीक है, 10। उसके बाद कोस, कोस हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। सुनो कैसे, क्षैतिज बोला है, क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से ऊंचा, एकदम इसका कूली का जो है ना सर पे ही सामान है, एकदम ऊंचा में 90 डिग्री में, ठीक है। तो इस तरह से बात बोला गया है। अब क्या हो जाएगा, 20 को 10 से गुना करो 200, 200 को 10 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब 2000 गुने कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, और इसका काम हो जाएगा 0 जूल,
यानी कि काम किया ही नहीं, यानी कि पैसा नहीं मिलेगा रे बाबा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का 0 जूल। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ कह रहा है 1 kg की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल क्या होगी, ध्यान से सुनो कैसा। 1 kg वस्तु का द्रव्य, 1 kg वस्तु, केजी जो है वो क्या है, मास ही तो है, ध्यान से समझो। अब इसको मिटाते हैं जरा, ये तो जीरो आंसर हो गया था, सबको पता है। तो हम लोग यहाँ पे मिट गया ये सारी चीज। अब हम लोग इसको करते हैं काम, इसका देखते हैं क्या बोला है। ये जो 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी कि जो एम है वो है 1 kg, 1 kg गतिज ऊर्जा 1 जूल है, यानी कि जो इसका गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो कितना है, 1 जूल है। ठीक है, इसकी चाल क्या होगी, ठीक है, चाल क्या होगी अब वो देखते हैं, यानी कि भी देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, के ई इजकल टू होता है ½ mv²। ठीक है, अब के ई मेरा दिया गया कितना है, 1 है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, अब देखो एम कितना है नहीं पता, एम क्या है नहीं पता, अच्छा पता है, पता है, देखो एम कितना है, 1 है, इंटू भी का स्क्वायर है, तो भी का कर देना है, भी का कर देना है स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ बट्टा में 1 लगाते हैं। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे कर देंगे। अब यहाँ 1 को 1 से करेंगे, 1 और 1 को भी से स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा। अब √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.44। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1.44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या बोला है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, ध्यान से समझना। यहाँ बोला है यदि 25 जूल कार्य करने में, यानी कि जो मेरा डब्लू दिया गया है वो कितना है, 2500 जूल दिया गया। ठीक है, और समय कितना लग रहा है उसको, यानी टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे बाबा 5 सेकंड लग रहा है, तो बोला है उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि पी पावर, व्हाट इज द पावर, फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, अब W का वैल्यू क्या है, 2500 है, बट्टा में क्या हो जाएगा 5। अब 5 से काटेंगे, 5 25 25, 5 को 2 जीरो से गुना कर दो, कितना आ जाएगा सीधा 500। 500 क्या आएगा, वाट, पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला अच्छा 500, 5 25 25, देखो कुछ गड़बड़ नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, आंसर तो 500 वाट है ही नहीं। देखो 250 वाट है, 125 वाट है, 5 किलो वाट है, और 0.5 वाट है, और 0.5 किलो वाट है। अब हम इसको क्यों ना किलो वाट में चेंज कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो स्वाहा, 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आगे जीरो, यानी कि 0.5 किलो वाट। ठीक है, तो 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.5, चलो मिटा देते हैं सारी चीज़ों को और आंसर इसका मारते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.5 किलो वाट। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला याद रखना। डब्ल्यू जो दिया गया है, समय जो दिया गया है, पावर निकालना है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, W/T। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण है, यानी कि जो काला जार आता है, यानी काला बुखार जो होता है वो किसके कारण आता है, तो वो आता है किसके कारण, वो आता है ट्रिप्नोसोमा, तो एकदम नहीं होगा, है ना, बैक्टीरिया नहीं होगा, एस्केरिस भी नहीं होगा, लेस्मेनिया होगा, ये हो जाएगा लेस्मेनिया। ठीक है, इसके कारण क्या आता है, काला जार आता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है, तो संक्रमण रोग किसके कारण होता है, तो संक्रमण रोग जो होता है ना वो होता है
छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा घर में जो बैठने लगता है इधर उधर खाना में इधर उधर और फैलने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कीड़ा। भले वो है लेकिन वो है एक रोग जनक है ना, रोगों को जन्म देने वाला है। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोग जनक। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है। सोनिक बूम जैसा एक सरल रेखा नली में बम्बार परिवर्तन द्वारा, हाँ ये आएगा, नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा। नली में बारंबार परिवर्तन होता है तभी क्या होता है उसमें, वो बूम आता है, वो साउंड आता है। कभी धक धक का साउंड आता है, वही सारी चीजें जिसमें आता है नली में बारंबार परिवर्तन के द्वारा ही वो सारा साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज, जैसे मान लो ये कमरा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अगर ये चिल्लाएगा तो ये रूम एकदम पैक है, यहाँ से इसका ध्वनि वापस इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए उसका दूरी कितना होना चाहिए, तो 17.2। इससे क्या होगा, इसमें इको ज़्यादा आएगा, इतना डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए जिससे इको बढ़िया आने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है हाँ, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। ध्वनि की जो चाल है वो किस माध्यम से सबसे ज्यादा होगी, समुद्री जल में एकदम नहीं, हवा में एकदम नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड एकदम नहीं, स्टील जो सबसे मजबूत चीज होगा, आवाज भी उसमें ज्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन बोल रहा है सौर विकिरण गर्म करता है। ध्यान से समझना, सौर विकिरण गर्म करता है तो किसको गर्म करता है, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। यही बात तो सही है, जल निकायों की तुलना में जमीन को ज्यादा जल्दी हीट कर देगा। तालाब का पानी के मुकाबले में जमीन जो है उसको जल्दी गर्म कर देगा ये। ठीक है, मतलब सूरज की गर्मी जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी तेज करता है, गलत बात है। भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, ये तो और गलत है, ना तो भूमि और ना ही जल को। तो सूरज को क्या समझ रखा है, ये गर्म नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, मे बी हाँ लास्ट ही ऐसे है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है ओजोन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इंसानों को चाहिए ही चाहिए। वो पृथ्वी में जब लेते हैं इंसान या फिर जीव जंतु, तो वो वापस कैसे आता है, जीवाश्म ईंधन के जलाने से मार डालेगा बाबा, इससे नहीं होगा। श्वसन से, सांस लेने से, इससे तो खत्म होता है। प्रकाश संश्लेषण से, ये सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे देते हैं हम लोग को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, किससे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। ये था 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा।